गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। चलिए, तो इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने जो अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं इनके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कैंसर से लेकर बाकी बीमारियां हैं उन सभी के बारे में कल पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ दवाएं कैसे काम करती हैं और बाकी क्या चीजें होती हैं इनके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। आज से जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके फिजिक्स का। ठीक है? आज से हम लोग फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स के टॉपिक में जो पहले दिन जो टॉपिक्स हमें देखना है उसमें सबसे पहला है जो हमारे आसपास में जो अनेकों बल पाए जाते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। जो हमारे आसपास में विद्युत चुंबकीय जो बल होता है वो मौजूद होता है। नाभिकीय बल जो है वह मौजूद होता है, या परमाणु बल जो है वह मौजूद होता है। तो ये जो नाभिकीय बल हो गए या परमाणु बल हो गए या फिर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आखिर ये सब बल क्या हैं और इनसे संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, आज हम लोग फिजिक्स के पहले लेक्चर में ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहां से लगभग हर साल आपको एक या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमाकर यूपीएससी पूछती है। ठीक है? तो आज हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करें। बिल्कुल, बायो को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है? बायो को हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तो उसके आगे हम लोग फिर पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं वह है फिजिक्स का। और फिजिक्स में जो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है वो है जो हमारे प्रकृति में अलग अलग प्रकार के जो बल पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो बल पाए जाते हैं, जो हमारे प्रकृति में अलग अलग तरीके के जो फोर्स पाए जाते हैं, इनके बारे में। देखो, अगर हम अपने आसपास में बात करें, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे बल होते हैं जो लगभग सभी जगह मौजूद है। और ये मैं सिर्फ पृथ्वी की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे बल हैं जो हर जगह मौजूद है। और इन बल का हमारे जीवन में या फिर हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं उन सभी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। उन सभी चीजों पर इनका काफी ज्यादा असर पड़ता है। और ऐसे चार बल हैं, ऐसे टोटल चार बल हैं, ऐसे टोटल चार फोर्सेज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। चार फोर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये चार फोर्स पूरे ब्रह्मांड को एक तरीके से नियंत्रित करते हैं। उसमें जो अलग अलग जो घटनाएं होती है, अलग अलग जो क्रियाएं होती है, उन सभी को नियंत्रित करने में, उन सभी पर एक कंट्रोल रखने में इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आखिर ये फोर्सेज है क्या, आखिर ये बल क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी एक बार अगर आप लोग का बाकी सारा डिस्कशन हो गया है तो एक बार अब ध्यान दे दीजिए, क्योंकि इसको एक बार में आप समझ जाएंगे। इसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं और पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। लवकुश, वॉइस जो है वो ऑलरेडी है। आप एक बार अपना माइक्रोफोन और बाकी चीजें चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी सभी लोगों को तो आई थिंक साउंड क्लियरली आ रहा है। चलिए, हाँ अनिका, बायो फिनिश हो गई है, हम लोग फिजिक्स पे आ रहे हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर वो चार बल है क्या, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ये चार बल होते क्या है। अब देखो, हमारे आसपास में चार ऐसे बल हैं जिसमें सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। साथ ही साथ एक और है जो है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके साथ साथ कुछ और बल हैं जिनको बोला जाता है प्रबल नाभिकीय बल या प्रबल परमाणु बल के रूप में इनको जाना जाता है। प्रबल प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। और दुर्बल नाभिकीय बल, तो ये दुर्बल नाभिकीय बल का मतलब होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे आसपास में कुछ ऐसे फोर्सेज है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, हमारे पूरे ब्रह्मांड में चार ऐसे बल है, चार ऐसे फोर्सेज है जो सभी जगह पाए जाते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल या प्रबल परमाणु बल, और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। अब इनका काम क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज समझना, आप अगर इसको एक बार में ध्यान देकर समझोगे तो फिर ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में।
अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि आखिर ये कहां से आता है और इसका क्या रोल है, तो इसको हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हमारा आकर्षण का बल होता है। ये जो है वो आकर्षण का बल होता है। ये हमेशा आकर्षण का बल होता है, यानी ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये हमेशा आपको अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स मींस अगर मान लो जैसे ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण का बल लगेगा, एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्शन के फोर्स को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण के बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये बल आया कहां से, ये जो बल है वो आया कहां से? अब इसके बारे में ये बोला जाता है कि हर एक वस्तु जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होता है, हर एक वस्तु का अपना एक मास होता है। तो ये जो मास है, ये जो द्रव्यमान है, इसके कारण उसके अंदर में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह मौजूद होता है। अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना कि अगर कोई भी वस्तु है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें मास है यानी उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो उसका कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होगा। भले ही वो शून्य के बराबर हो, भले ही वो शून्य के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, शून्यात्मक हो, लेकिन उसमें बल होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उसमें मौजूद होता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उसमें जो गुरुत्वाकर्षण का बल या गुरुत्वाकर्षण का बल जो किसी भी कोई भी ऐसी वस्तु है तो उसमें द्रव्यमान है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वह मौजूद होगा। तो यह जो है वह द्रव्यमान के कारण, यह जो है वो द्रव्यमान के कारण या मास के कारण इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वो प्रेजेंट किसके कारण है? ये जो प्रेजेंट है वो है द्रव्यमान के कारण। कि अगर कोई भी वस्तु है उसका कुछ अपना द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान के कारण इसके अंदर में कहीं ना कहीं एक फोर्स प्रेजेंट होता है, एक बल प्रेजेंट होता है, और उस बल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब एक और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था। 2016 में यूपीएससी ने ऐसे 4 स्टेटमेंट दे दिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, और चारों बल के नाम दे दिए गए कि गुरुत्वाकर्षण बल, परमाणु बल, दुर्बल परमाणु बल, प्रबल परमाणु बल और विद्युत चुंबकीय बल। तो इन चारों फोर्सेस का नाम लिख दिया गया और पूछा गया कि इसमें से सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, सबसे कमजोर फोर्स कौन सा होता है। तो अगर आपको याद रखना है तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि यह सबसे कमजोर, यह जो है वह सबसे कमजोर बल होता है। यह जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है यह सबसे कमजोर बल होता है प्रकृति में। सबसे कमजोर बल किनके बीच में? यह जो 4 मुख्य बल हमने देखे कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, इसके साथ साथ प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, इन सभी में अगर हम देखें तो सबसे जो कमजोर बल है, सबसे जो कमजोर बल है वह है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है, यानी कि वीकेस्ट फोर्स जो है, वीकेस्ट फोर्स जो है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। बट यहां पे एक चीज आपको और याद रखना है, यह जरूर हमारे पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, लेकिन इसी कमजोर बल के कारण हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, अपने बचपन से कई बार पढ़ा होगा कि हमारे अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, हमारे जो ये पूरी सूर्य है और उसके चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करती है, तो सूर्य के चारों ओर हमारे जो ग्रह परिक्रमा करते हैं वो क्यों करते हैं? हमारे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा करने का कारण यह है कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह इन ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह इन ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। ठीक वैसे ही हमारा जो सूर्य है, जब हम आकाश गंगा की बात करते हैं, तो जब हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं या आकाश गंगा की बात करते हैं, तो आकाश गंगा का एक केंद्र बिंदु होगा, और उस आकाश गंगा के केंद्र बिंदु के चारों ओर हमारा सूर्य जो है वह परिक्रमा करता है। हमारी जो आकाश गंगा है उस पूरे ब्रह्मांड के एक केंद्र बिंदु के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो ग्रह हो, तारे हो, नक्षत्र ग्रह हो, तारे हो, या फिर क्षुद्र ग्रह हो, धूमकेतु हो, ये सभी चीजें, या फिर आकाशगंगा हो, ये सभी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की परिक्रमा कर रही है, या पूरे यूनिवर्स की एक तरीके से परिक्रमा कर रही है, पूरे ब्रह्मांड की एक तरीके से परिक्रमा कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह सबसे कमजोर बल जरूर है, बट इतना भी कमजोर नहीं है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं। यह इतना मजबूत है कि आप देख सकते हो कि आज के समय में अगर आप पृथ्वी की बात करो, पृथ्वी पे आप कोई भी गेंद ऊपर उछालोगे वो नीचे ही आएगा, कुछ भी सामान को ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही आएगा। तो आखिर ये नीचे क्यों आता है? ये नीचे आता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आप सभी को मालूम है कि जो ज्वार भाटा देखने को हमें मिलता है, जो टाइड देखने को मिलता है ओशंस में, जो ज्वार भाटा या टाइड देखने को मिलता है, वो कहां से आता है? वो भी हमें चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण देखने को मिलता है।
तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कमजोर बल है, लेकिन इन चारों में, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे नेचर में इसका कोई अस्तित्व नहीं, इन चारों के मुकाबले में यह कमजोर बल है। तो ये हमारा सबसे पहली बात है। यह जो है वो पूरे ब्रह्मांड के जो चार मुख्य बल है, जो चार भौतिक, जो एक तरीके से बोल सकते हो कि मूल जो बल है, उन चार बलों के बीच में सबसे कमजोर बल जो है वो ग्रेविटेशनल है या गुरुत्वाकर्षण बल है। अब यहां पर एक चीज समझना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या क्या होता है, आखिर इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब इसमें सिंपली सोचकर देखो, हमारे आसपास में हम देखते हैं कि जो ग्रह हैं, जो ग्रह हैं वो तारों की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रह हैं वो तारों की परिक्रमा करते हैं, ग्रह जो है वो तारों की परिक्रमा करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो तारे हैं, जो तारे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं जो आकाशगंगा है उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये सभी चीजें कहां से होती है। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वातावरण है उसमें जो गैस है, वातावरण में जो गैस है वह कैसे मौजूद है। आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी के वातावरण में गैस मौजूद है, जो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। तो इन सभी गैसेस को बांध कर रखने का काम कौन करता है, इन सभी गैसेस को बांध कर रखने का काम कौन करता है, तो यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसके साथ साथ जो ज्वार भाटा उठती है, जो एक तरीके से आपको ज्वार भाटा जो देखने को मिलती है, यह ज्वार भाटा कहां से आती है, यह जो ज्वार भाटा हमें देखने को मिलता है, ज्वार भाटा या टाइड्स जो देखने को मिलता है, वह कहां से देखने को मिलता है, वह भी हमें इसी के कारण देखने को मिलता है। वह भी हमें इसी के कारण देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण यहां पर इन सभी चीजों में हमें इन सभी चीजों के कारण हमें गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक परिणाम देखने को मिलता है। अब एक में यहां पे एक और चीज समझना, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का, चलिए आप सभी से एक सवाल है, मान लेते हैं कि अभी हमने देखा कि अगर कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्यों लगेगा, कि उसका, क्योंकि इस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। बट अब एक चीज और देखना, इस पूरे कमरे में जो लाइट है वह मौजूद है, इस पूरे कमरे में लाइट मौजूद है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या लाइट पे, लाइट जो कि एक ऊर्जा का स्रोत है, जो रोशनी जो हमें मिल रही है, यह जो तरंगे हैं, यह ऊर्जा का एक स्रोत है, तो क्या इस लाइट पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई असर पड़ेगा, ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं, क्या इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव देखने को हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं पड़ेगा। अब देखो, हम सभी ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। आप सभी ने एनसीईआरटी में या बचपन में क्लासेस में पढ़ा होगा कि यह जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब इसी को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि लाइट जो है वो ग्रेविटेशन के कारण डिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, ग्रेविटी जो है वो लाइट को डिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती है। तो मैं बस आपको एक सिंपल सा इसका उदाहरण जो है वो दिखाता हूं। देखो, मान लो, मान लो ये हमारा, ये समझो कि ये हमारा स्टार है, मेरे समझ से आप सभी को ये दिख रहा होगा। ये मान लो ये हमारा स्टार है, ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे हमारा एक टेलीस्कोप जो है वो लगा हुआ है। अब ये जो लाइट है वो यहां से जैसे ही चल के इस टेलीस्कोप तक आ रहा है, टेलीस्कोप तक आने से पहले इसको रास्ते में एक ऐसा जगह मिला जहां पे ब्लैक होल था या फिर बहुत अधिक कोई भारी वस्तु जो है वह स्पेस में मौजूद थी। यह हमारा स्पेस को दिखा रहा है, यह जो पूरा जो जाल देखने को मिलता है, इसको कई बार हमें स्पेस टाइम फैब्रिक के रूप में जानते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड को दिखाता है, यह हमारे ब्रह्मांड के स्वरूप को दिखाता है। तो मान लो यहां से लाइट जो है, यहां से जो प्रकाश की किरण है वह चलना स्टार्ट हुई। प्रकाश की किरण जब इस टेलीस्कोप तक पहुंचनी थी, उसके बीच में इसको कहीं ना कहीं एक ब्लैक होल जैसा कोई वस्तु मिल गया या फिर कोई और वस्तु मिल गया जिसका वजन बहुत ही अधिक था, जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका जो मास है वो बहुत ही अधिक था। अब जब मास बहुत ही अधिक होगा तो उसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि यह जो वस्तु है, सॉरी, यह जो प्रकाश की किरण है वह उस ग्रेविटेशन के कारण बेंड होती है, वह अपने रास्ते से बेंड होती है, वह अपने रास्ते पे मुड़ जाती है। और इस प्रकाश की किरणों के मुड़ने की जो क्रिया है उसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का नाम दिया गया, इसको बोला गया ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब भी ये प्रकाश की किरणें हमारे ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह, मान लो एक बहुत ही दूर के तारे से आ रही है, किसी दूर के तारे से, किसी गैलेक्सी से यह जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकाश की किरण को जब इस टेलीस्कोप तक पहुंचना था, उस टेलीस्कोप तक पहुंचने से पहले
इसको रास्ते में कोई एक ऐसा जगह मिला जहां पे पूरा स्पेस टाइम जो है, इसको बोला जाता है स्पेस टाइम फैब्रिक। ये जो जाली के आकार का आपको दिख रहा है, इसको स्पेस टाइम फैब्रिक बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बहुत ही अधिक द्रव्यमान की कोई वस्तु है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसके कारण स्पेस टाइम फैब्रिक जो है वह मुड़ जाता है, वह एक तरीके से बेंड हो जाता है। और जब लाइट इसी स्पेस टाइम फैब्रिक से होकर आ रही थी, तो इस स्पेस टाइम फैब्रिक में यह लाइट भी हमारी बेंड होती है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इस प्रक्रिया को बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का सीधा मतलब है कि बहुत अधिक ग्रेविटी के कारण, बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण लाइट का, यानी प्रकाश की किरणों का अपनी दिशा से भटकना, अपनी दिशा से मुड़ जाना, यह कहलाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण भले ही पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे कमजोर बल है, लेकिन इसके बावजूद यह इतना ताकतवर जरूर है कि लाइट को अपनी जगह से हिला सकता है, लाइट को अपनी जगह से बेंड कर सकता है। लाइट जो कि एक ऊर्जा का स्रोत है, यह पूरी तरीके से पार्टिकल भी नहीं है, या पूरे तरीके से एक वस्तु भी नहीं है, लेकिन उसको भी बेंड कर सकता है, उसको भी प्रभावित कर सकता है। और इसी चीज को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या लाइट ग्रेविटी से डिफ्लेक्ट होती है या नहीं होती है। आंसर इज होती है। लाइट जो है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगी, और इसी चीज को ग्रेविटेशनल लेंसिंग का नाम दिया गया है। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखना है कि यहीं पे एक टर्म आएगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में ओवरऑल आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि किसी भी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल क्यों होता है, क्योंकि उसका कुछ द्रव्यमान है, उसका कुछ मास है। अब यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह हमेशा एक आकर्षण का बल है। यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा एक आकर्षण का बल है, और इस आकर्षण के बल के कारण जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करें तो इसका प्रभाव कई चीजों पर देखने को मिलता है, चाहे वो हमारा वातावरण हो, चाहे हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो सिस्टम चल रहा है जिसमें ग्रह तारों की ओर चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तारे जो है वह आकाशगंगा में परिक्रमा करते हैं, आकाशगंगा जो है वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करती है, और यह सभी आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर हम किसी भी सामान को ऊपर फेंकेंगे, किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, तो वह नीचे ही आती है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक गैस का वातावरण जो है वह मौजूद है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लाइट जो है, जो प्रकाश की किरण है, वह अपने रास्ते से भटक जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और इसी को हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में जानते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में याद रखना है। अब आते हैं दूसरे बल के बारे में। दूसरा जो हमारा बल है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप सभी को एक बेसिक चीज के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में, कि हमारे आसपास में जो भी वस्तुएं हैं, मान लो कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु जो है वह किस चीज से बनी होगी, कोई भी हमारे आसपास की जो वस्तु है वह किस चीज से बनी होगी, वह बनी होगी हमारी एटम से। जो परमाणु है उससे बनी होती है हमारे आसपास की वस्तुएं। अब यह जो परमाणु है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, उसके अंदर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल, यानी कि ऐसे ऐसे वस्तुएं जिसपे आवेश हो, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वह मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी वस्तु के अंदर में मौजूद रहेंगे। तो विद्युत चंबकीय बल जो है वह ऐसा बल है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद्युत जो बल है और चुंबकीय जो बल है उसका एक कॉम्बिनेशन है, उसका साथ में आने से बनता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आपका सवाल यह होना चाहिए कि आखिर ये चीजें साथ में आती ही क्यों है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक जगह आए, मैग्नेटिक फोर्स अलग जगह आए, तो यह दोनों साथ में आती ही क्यों है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आखिर एक साथ क्यों आए, यह सबसे पहला सवाल होना चाहिए। कि हमारी जो विद्युत बल है और चुंबकीय बल है इनको अलग अलग होना चाहिए था, बट हम इनको साथ में क्यों पढ़ रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, या आपने कई बार पढ़ा होगा, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर अगर आपने बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, तो कभी कभी आपने नाम सुना होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आखिर ये आती कहां से है और ये आपस में लिंक क्यों है, ये सवाल समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि ये आपस में लिंक क्यों है। अब आप मुझे एक चीज बताना, आप सभी ने एक सब्सटेंस के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रॉन। आप सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बताएं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होता है चार्ज या पॉजिटिव, ऋणात्मक होगा या धनात्मक।
चलिए देवज्योति, मैं धीरे धीरे थोड़ा बोलूंगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब देखो, यह जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक जो आवेश है वह हमें देखने को मिलता है। अब आप सभी जानते हैं कि एक होता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये सभी आपने बचपन में पढ़ा होगा। वहीं पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उसके बीच में रिपल्सन होगा, यह दोनों एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेगा, एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। अब देखो, अब यहां पर एक सिंपल सी बात है कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जब यह इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब यह इलेक्ट्रॉन अपने दिशा में कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो इस घूमने के कारण जो बल प्रोड्यूस होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। जब यह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी कि जब यह इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जब यह चार्ज जो है जब वो मूव करता है, तो हम उसको करंट कहते हैं। करंट है क्या? करंट का मतलब है चार्ज का, यानी कि आवेश अगर गति में हो, आवेश अगर गति में हो, आवेश अगर मूव कर रहा हो, तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिसिटी जो है या करंट जो है वह पैदा होती है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युतीय बल जो है, या इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युतीय बल जो है वह मौजूद होता है। और विद्युतीय बल का मौजूद होने का कारण है यह चार्ज, या जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, यह इसका जो इलेक्ट्रिक बल है यानी कि विद्युत बल जो है वह इस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के कारण होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के कारण, यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक जो आवेश है, इसके कारण हमारा विद्युतीय बल जो है वह मौजूद होता है। ये तो हो गई एक बात। अगर कोई भी आटम है, कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर में एक नाभिक होगा, ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह मौजूद होंगे। एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों ओर जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है वह मौजूद होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन में आप सभी ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, या अगर आपने 10th तक पढ़ा है तो शायद आपने इससे ज्यादा नहीं देखा होगा, बट आप सिर्फ एक चीज याद रखना, यह जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें यह कहा जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर फिक्स नहीं होता। मींस ऐसा नहीं कि इसका हमने पोजीशन यहां पे रख दिया तो यह हमेशा यहीं पे पाया जाएगा, या अपने जगह पर कांस्टेंट स्थिर रूप से मौजूद नहीं होता। अगर कोई भी छोटा परमाणु है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वह अपने पोजीशन पे, अपनी स्थिति पे फिक्स नहीं होता, स्थिर नहीं होता। वह कंटिन्यूअसली स्पिन करता रहता है, यानी कि अपनी ही जो धुरी होगी, अपना जो सेंटर होगा, उसी पे कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहता है, उसी पे वहीं पे घूमता रहता है। और इस घूमने की प्रक्रिया के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वह भी देखने को मिल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय बल जो है वह इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण, अपनी धुरी पर जब वो परिक्रमा करते हैं, अपनी धुरी पर जब वो घूमते रहते हैं, तो उस परिक्रमा के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वह देखने को मिल सकता है। अब आप ये सोचोगे कि अगर ऐसा होता तो सभी जो हमारे पास अलग अलग जो वस्तुएं हैं उन सभी में चुंबकीय बल होना चाहिए था, सभी में चुंबकीय बल होना चाहिए था, लेकिन सभी में हमें चुंबकीय बल देखने को नहीं मिलता। कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं कि जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु में परमाणु होगा, उस परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा। यह इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने धुरी पे थोड़ा बहुत घूम रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा, और उस स्पिन के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर ये सब्सटेंस है, ये पदार्थ है, ये वस्तु है, इसका कोई मैग्नेटिक इफेक्ट या चुंबकीय बल तो हमें देखने को मिलता नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो चुंबकीय बल है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, एक दूसरे को खत्म कर देता है। इनका जो चुंबकीय बल है वो अलग अलग दिशा में होता है, इसलिए जो नेट फोर्स है, यानी कि जो अंतिम जो रिजल्ट है वह शून्य के बराबर होता है। सिर्फ तीन ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें यह चुंबकीय बल हमें देखने को मिल पाता है, और वह तीन वस्तुएं हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीन को छोड़कर बाकी सभी में यह चुंबकीय बल देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वह एक दूसरे के चुंबकीय बल या चुंबकीय प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो चुंबकीय प्रभाव है वह आपस में खत्म हो जाता है। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब यह गति में आते हैं, यही जो इलेक्ट्रॉन है यह जब गति में आते हैं, तब इनके कारण जो स्पिन है उसके कारण इलेक्ट्रिक के साथ साथ, यानी कि विद्युतीय बल के साथ साथ एक चुंबकीय बल भी विकसित होता है। यानी कि जब भी आप अपने घरों में मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, तो जिस समय आप ऑन करोगे
जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करोगे, कोई स्विच ऑन करोगे, वहां पे आप कुछ मैग्नेट का सब्सटेंस रख के देखना, वह उस बिजली के तार की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका कारण क्या है कि जब पहली बार वहां से बिजली दौड़ रही थी तो उसमें आया एक मैग्नेटिक फील्ड। उसमें पहले आएगा विद्युतीय बल और साथ ही साथ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी एक चुंबकीय बल जो है, वह भी आता है। क्योंकि जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन मोशन में आया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति में आया, अब इसका स्पिन फिर से एक्टिव हो गया और उस एक्टिव होने के कारण इसमें चुंबकीय बल जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए जब करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, या फिर जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके कारण करंट भी जनरेट हो सकता है। आप सभी ने देखा होगा हमारे घर के आसपास में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है जनरेटर, एक होता है मोटर। मोटर और जनरेटर हमारे घर के आसपास में पाया जाता है। मोटर वो होता है जिसमें विद्युतीय बल का इस्तेमाल करके, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का इस्तेमाल करके उसको नचाया जाता है, जो उसकी जो चक्री होगी उसको नचाया जाएगा और उससे पानी होगा। यहाँ पे विद्युत बल से चुंबकीय बल को जनरेट किया जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जनरेटर में, आपने अगर क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा जनरेटर का। तो जनरेटर में जस्ट उल्टा होता है। एक चुंबकीय जो फील्ड है, चुंबकीय जो फील्ड है उसमें अगर हम किसी चुंबक को बार बार घुमा रहे हैं, कंडक्टर को बार बार घुमा रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है और इसी पे हमारा जनरेटर बनता है। तो आपको याद क्या रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये याद रखना है कि विद्युतीय बल और चुंबकीय बल साथ में एग्जिस्ट करते हैं, साथ में मौजूद होते हैं। और इनके साथ में मौजूद होने की एक वजह है, और वह वजह है इलेक्ट्रॉन। जब यह इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है, जब यह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, तो इसके कारण विद्युतीय बल आता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा होता है तो उसके रिजल्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है, यानी कि चुंबकीय बल आता है। तो इसीलिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है ड्यू टू स्पिन एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की गति और स्पिन के कारण इलेक्ट्रॉन की गति और स्पिन के कारण विद्युत चुंबकीय बल जो है वह मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन की गति और इसके स्पिन के कारण, स्पिन का मतलब होता है जो अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है, उसके घूर्णन के कारण और इस गति के कारण हमें देखने को मिलता है कि विद्युत चुंबकीय बल मौजूद होता है। आई होप पहले ये क्लियर है कि विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है। चलिए, तो अब आते हैं इसके आगे। बस दो चीजें आपको यहां पे याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक आवेश वाली वस्तु है। इसके ऊपर आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की जब गति हो रही होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से घूम रहा होता है, तो इसके कारण करंट या इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत बल जो है वह जनरेट होता है, वह उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो उसमें घूर्णन भी होती है, उसमें स्पिन भी होता है, और इस स्पिन के कारण एक चुंबकीय बल जो है वह भी मौजूद होता है। तो ये दोनों जो है, ये आपको बस याद रखना है कि घूर्णन और गति के कारण विद्युत चुंबकीय बल जो है वह मौजूद होता है। और यह विद्युत चुंबकीय बल पूरे ब्रह्मांड का दूसरा दूसरा सबसे शक्तिशाली बल जो है, दूसरा सबसे शक्तिशाली बल जो है वह हमें देखने को मिलता है इस गुरुत्वाकर्षण बल में। यह पूरे ब्रह्मांड का दूसरा सबसे शक्तिशाली बल है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसका इस्तेमाल क्या है यह समझना। अब इसका एक सबसे बड़ा इस्तेमाल जो आज के समय में हमें देखने को मिलता है, एक ट्रेन है जिसका नाम है मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव ट्रेन यह पूरे ब्रह्मांड का दूसरा सबसे शक्तिशाली बल है। पहला नहीं, पहला कौन सा है उस पर हम आएंगे, बट यह दूसरा सबसे शक्तिशाली बल है। अब एक चीज याद रखना, एक होती है मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव ट्रेन कैसे काम करती है कि मान लो ये पटरी है, इस पटरी पे ट्रेन जो है वह चलना स्टार्ट की। ट्रेन जैसे ही थोड़ी गति में आएगी, अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय बल जो है वह लगाया जाएगा। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, यानी कि अट्रैक्ट भी कर सकता है और उसके साथ साथ इसको रिपेल भी कर सकता है, यानी अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकता है, अपनी तरफ दूर भी कर सकता है। तो अब इसमें कैसे फोर्स लगाया जाता है इसको समझते हैं कि ट्रेन ने इस पटरी पे चलना स्टार्ट किया, पूरी गति उसमें आ गई, थोड़ी स्पीड आ गई, उसके बाद अब लगा दिया जाता है इसमें विद्युत चुंबकीय बल। और विद्युत चुंबकीय बल के माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से यह जो ट्रेन है वह पटरी से उठकर चलने लगती है। यह जो ट्रेन है कि मान लो यह पटरी है,
इस पटरी पे पहले ट्रेन बिल्कुल इस पे दौड़ रही थी, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा, अब यह ट्रेन जो है इस पटरी से उठ जाएगी, और बिना पटरी पे उसकी उसके जो पहिए हैं वह इस पटरी पे नहीं होंगे, पहिए जो है वो पटरी से ऊपर होंगी, और उस पटरी के ऊपर यह ट्रेन दौड़ रही है बिना पटरी से कोई कांटेक्ट किए हुए। अब सोचो, पटरी पे चलेगी तो क्या होता है, घर्षण बल लगता है। घर्षण बल जो है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तब लगता है जब आप किसी सरफेस पे हो। अगर सरफेस से ऊपर चले गए तो उस पर कोई घर्षण का बल काम नहीं करेगा। तो अब क्या है, यह ट्रेन सुपर फास्ट स्पीड से चलेगी, यह जो ट्रेन है वो सुपर फास्ट स्पीड से चलेगी, और यही देखा जाता है मैग्लेव ट्रेन में। जो विद्युत चुंबक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उनको भी इन्हीं के माध्यम से बनाया जाता है। मैग्लेव ट्रेन भी इसी के माध्यम से बनाया जाता है। यह जो विद्युत चुंबकीय बल है, इसका आज के समय में कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप रेडियो ट्रांजिस्टर से लेकर बाकी सभी जगहों में हम इस विद्युत चुंबकीय बल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लिए सबसे उपयोगी जो बल है, हमारे लिए जो सबसे उपयोगी बल है, जिसका हम अपने इंडस्ट्री में, जिसका हम अपने उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं, वो है विद्युत चुंबकीय बल। तो ये पटरी पे दौड़ रही थी और पटरी से ऊपर उठ के चलने लगी। तो ये हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की शक्ति, इसकी ताकत। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स लगा के, चुंबकीय बल लगा के ट्रेन को उठा दिया गया, और ट्रेन बिना पटरी पे चल रही है, तो कोई घर्षण का बल जो है वो काम नहीं करेगा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह काम नहीं करेगा। अब इसके कारण क्या होगा, ट्रेन पे कोई रोक नहीं है, वो बिल्कुल आराम से एक दिशा में चलती रहेगी सुपर फास्ट स्पीड से। तो ये जो है, ये हमारा विद्युत चुंबकीय बल के कारण होता है। अब इसमें हमारा तीसरा जो बल है, तीसरा और चौथा बल, जिसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। एक है हमारा प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखना, आप सभी को मालूम है कि हमारे पास एक एटम होता है, एटम परमाणु जो होता है उसके अंदर एक मौजूद होता है नाभिक, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यह जो है वो हमारा इसका नाभिक हुआ, यह जो है इसका नाभिक हुआ। अब हम इस नाभिक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस के अंदर में दो चीजें मौजूद होती है, एक का नाम होता है प्रोटॉन और दूसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। एक का नाम होता है प्रोटॉन और एक का नाम होता है न्यूट्रॉन। अब आप एक चीज को याद रखना, अगर आपने क्लास 9th और 10th में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आप सभी ने उसमें पढ़ा होगा कि हर एक जो एटम है उसका कुछ द्रव्यमान होता है। हर एक जो एटम है, हर एक जो परमाणु है, उसका कुछ द्रव्यमान, उसका कुछ मास होता है। यानी हमारा जो एटम है, हमारा जो परमाणु है, इस परमाणु का कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जो है वह होता है। एटम का अपना मास होता है। अब यह जो मास है वह किसके कारण होता है? यह जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता, यह जो मास है वह मौजूद होता है न्यूक्लियस के कारण। यह जो मास है वह न्यूक्लियस के कारण आता है। यानी इनफैक्ट हमारे आसपास में जो भी अलग अलग जो वस्तुएं बनती हैं, उनमें जो मास है, उनमें जो द्रव्यमान है, वह कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के कारण आता है। अब एक चीज याद रखना, आपने ये सोचा है कि जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सोचना इस बारे में कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में क्यों जुड़े होते हैं? ये दोनों आपस में क्यों जुड़े होते हैं? ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वह मौजूद है। आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो प्रोटॉन है यह किस चीज से बना हुआ है, या ये जो न्यूट्रॉन है वह किस चीज से बना हुआ है? जैसे हम लोग सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि किसी परमाणु के अंदर में तीन चीजें होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन आखिर यह प्रोटॉन बना कैसे है? यह प्रोटॉन बना कैसे है? तो जब केमिस्ट्री में और खोज की गई और चीजों को मालूम किया गया, तो एक नाम निकल के आया और उसका नाम था क्वार्क। उस वस्तु का नाम था क्वार्क। एक वस्तु निकल कर आई सामने, एक सब एटॉमिक पार्टिकल निकल के आया सामने, और उस वस्तु का नाम रखा गया क्वार्क। क्वार्क नाम से एक वस्तु आई। अब यह जो क्वार्क है, बोला गया कि इसी क्वार्क के कारण न्यूट्रॉन भी बनता है, इसी क्वार्क के कारण प्रोटॉन भी बनता है, इसी क्वार्क के कारण न्यूट्रॉन भी बनता है, इसी क्वार्क के कारण प्रोटॉन भी बनता है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, हमारे पास कोई भी एटम है, कोई भी हमारे पास एटम है, एटम के अंदर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह मौजूद होता है। प्रोटॉन पे मौजूद होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश,
और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, यस, इस पे कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होता, ये जो है न्यूट्रल होता है। अब हम अगर इसकी बात करें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आखिर बना कैसे, आया कैसे, तो इसके बारे में बोला गया कि एक और बहुत ही छोटे कण होते हैं और उन कण का नाम दिया गया क्वार्क। जैसे इनका नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक वैसे ही इसका नाम दिया गया क्वार्क। और क्वार्क में बोला गया कि क्वार्क जो है वो एक तरीके का नहीं होता, क्वार्क जो है वो 6 अलग अलग ओरिएंटेशन के होते हैं, 6 अलग अलग तरीके के होते हैं। और वो क्या क्या तरीके के होते हैं, इसमें बोला गया कि क्वार्क के 6 तरीके हैं, अप, डाउन, बॉटम, टॉप, चार्म, स्ट्रेंज। अभी आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। क्वार्क जो है वो 6 अलग अलग तरीकों के होते हैं, 6 अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनके ओरिएंटेशन के अनुसार वो किस तरीके से मौजूद है उसके अनुसार उनको 6 कैटेगरी में, 6 हिस्सों में उनको वर्गीकृत किया गया है। और उसका नाम ऐसा नहीं कि कुछ खास दिया गया कि क्वार्क 1 या बी, उनको सीधे बोला गया अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज। तो ये 6 अलग अलग वर्गीकृत किया गया क्वार्क को। और बोला गया कि मान लेते हैं अगर ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन किस चीज से बना है। मान लो क्वार्क जो है, क्वार्क जो है इसमें अप है, तो इसको हमने इससे दिखा दिया, ये मान लो हमने दिखा दिया अप, और इसको हमने दिखा दिया कि ये है डाउन। क्वार्क के 2 अलग अलग प्रकार लिए हमने, अप और डाउन। अप को हमने इस एरो से दिखाया, डाउन को हमने इस एरो से दिखाया। तो प्रोटॉन के बारे में बोला गया कि प्रोटॉन जो है वह 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन जो है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। और इन क्वार्क का कैटेगरी क्या है कि 2 अप और 1 डाउन, 2 अप और 1 डाउन, अगर ऐसे क्वार्क मिलते हैं तो हमें प्रोटॉन बनके दिखाई देता है। दूसरा, न्यूट्रॉन के बारे में बोला गया कि यह भी 3 क्वार्क से बना हुआ है, बस इसमें 2 डाउन होते हैं और 1 अप होता है। यानी कि 2 डाउन वाले क्वार्क और 1 अप वाला क्वार्क, यह मिलके हमारा बनाता है न्यूट्रॉन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। क्वार्क नाम की एक वस्तु खोजी गई और बोला गया कि यह जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है वह क्वार्क से बनता है। क्वार्क के बारे में बोला गया कि क्वार्क के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें बोला गया कि अप, डाउन, बॉटम, टॉप, चार्म, स्ट्रेंज, ये अलग अलग वर्गीकृत किया गया। अब इसमें बोला गया कि यह जो प्रोटॉन है वह 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, और वहीं पे जो हमारा न्यूट्रॉन है वह 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना है। यानी कि ये 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना है। तो ये बोला गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब सवाल ये आया कि मान लो ये हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन में हमने देखा 2 अप और 1 डाउन, और न्यूट्रॉन में हमने देखा 2 डाउन और 1 अप, ये बना हुआ है। तो आखिर ये 3 जो है वो साथ में क्यों आए, या क्या इनके बीच में कौन सा बल काम करता है, कौन सा बल जो है वह इनके बीच में काम करता है जो इनको बांध के रखता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पे होता है धनात्मक आवेश, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनके बीच में होगा अट्रैक्शन, उनके बीच में आकर्षण होता है, और उस आकर्षण बल के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ में रहते हैं। लेकिन प्रोटॉन बना हुआ है क्वार्क से, और ये अलग अलग तरीके के 3 क्वार्क आपस में कैसे जुड़े, इनके पीछे का कौन सा बल जिम्मेदार है, और इस बल को जो इन क्वार्क को बांध कर रखता है, चाहे वो प्रोटॉन में हो या न्यूट्रॉन में हो, जो बल, जो फोर्स इन क्वार्क को आपस में बांध कर रखता है, उस फोर्स को कहा गया कि यह जो है वह प्रबल, यह जो है वह प्रबल नाभिकीय, यह जो है वो प्रबल नाभिकीय बल है। यह जो है वह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यह जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या प्रबल नाभिकीय बल है। यानी प्रबल नाभिकीय बल का मतलब है कि 3 क्वार्क को आपस में बांध कर रखने वाला जो फोर्स है, 3 क्वार्क को साथ में लाने वाला जो फोर्स है, जो बल है, उसे हम प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रूप में जानते हैं। अब इसका मतलब समझना कि क्या है। हमारे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, हमारे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे आप इस प्लास्टिक के बोतल को देखो, इस कलम को देखो, जो मानव शरीर है वह भी एटम से बना है, वह भी परमाणु से बना है। सेल्स के अंदर भी परमाणु होते हैं, जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर भी परमाणु होता है। बेसिकली आपके आसपास में जो भी चीजें हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो घर हो, हर एक चीज जिसको आप देख पा रहे हो, कुछ ऐसी भी चीजें जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, जो भी वस्तु है, जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है जिसको आप फील कर पा रहे हो या नहीं, मान लेते हवा है उसको आप बस महसूस कर पा रहे हो, ये सभी पदार्थ सिर्फ इसलिए संभव है, सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक फोर्स है, और उस फोर्स का नाम है प्रबल नाभिकीय बल। अगर यह प्रबल नाभिकीय बल ना हो तो प्रोटॉन नहीं बनेगा, न्यूट्रॉन नहीं बनेगा।
और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बना तो एटम नहीं बनेगा, और अगर एटम नहीं है तो हमारे आसपास में मौजूद जो भी पदार्थ है वह मौजूद नहीं होगा। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल, यह जो है वह मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली बल जो है वह यही होता है पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जो बल है वह है प्रबल नाभिकीय बल, जो कि 3 क्वार्क को आपस में बांधकर एक प्रोटॉन को बनाने की कोशिश करता है या एक प्रोटॉन को बनाता है। तो प्रोटॉन को बांधने वाला जो बल है, इन क्वार्क के बीच में लगने वाला जो बल है, वह है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने की कोशिश करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाता है। तो हमारे आसपास में जो भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम पदार्थ जो भी हैं, वह सिर्फ इसी के कारण है। यहां पे क्वार्क को बांध कर रखने का काम जो फोर्स करता है वह है प्रबल नाभिकीय बल। आई होप ये क्लियर है। हाँ, न्यूट्रॉन का मास होता है। देवांशु, अभी किस चीज की क्लास चल रही है? अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? चलिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर बाकी सब्सटेंसेस से बनता है, जैसे फर्मियोन्स और बाकी से बनता है। ये जो क्वार्क दो अप, और इसको क्वार्क बोला जाता है, ये क्वार्क के अलग अलग प्रकार हैं जिनको अप या डाउन, टॉप, बॉटम या चार्म स्ट्रेंज कहा जाता है। चलिए, अब इसके बाद आता है दूसरा। ये हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हमने देखा कि प्रोटॉन ऐसे बना हुआ है और न्यूट्रॉन जो है वो बना हुआ है 2 डाउन और 1 अप से। यही हमने देखा। अब मान लो कि किसी भी कारण प्रोटॉन के ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं, किसी भी कारण ऐसा हो कि यह जो 2 स्ट्रक्चर है उसमें से पहले क्या था, 2 अप था, 1 डाउन था, बट किसी वजह से, किसी और बल के कारण अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, यानी एक जो अप वाला है वह डाउन में कन्वर्ट हो जाए, डाउन में परिवर्तित हो जाए। पहले हमने देखा यहां पे 2 अप क्वार्क है, 1 डाउन क्वार्क है, बट किसी भी वजह से एक और जो अप क्वार्क है वह डाउन में परिवर्तित हो जाए, तो अब यह प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा? अब आप इसकी संरचना देखोगे, इसकी बनावट देखोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि यह जो है वो न्यूट्रॉन हो चुका है। वहीं पे सोचो, किसी बल के कारण अगर ये जो है ऐसा कन्वर्ट हो जाए कि इसके 2 अप हो जाए और 1 डाउन हो जाए, 2 अप हो जाए और 1 डाउन हो जाए, तो अब यह न्यूट्रॉन जो है वह किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये हो गया प्रोटॉन में। अगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जा रही है, अगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जा रही है, इसका जो स्वरूप है वो बदल जा रहा है, तो इस केस में यह दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चीज को यहां पे समझना, एक प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन सकता है या एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन सकता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में बदलाव संभव है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में बदलाव संभव है। अब हमने बोला कि इसके पीछे कोई ना कोई बल जो है वह जिम्मेदार होगा, इसके पीछे कोई ना कोई बल जिम्मेदार होगा। देखो, ये क्वार्क को तोड़ नहीं रहा है, क्वार्क को अलग नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये 3 क्वार्क है उसको अलग कर दिया गया, नहीं। इस क्वार्क में से एक का जो ओरिएंटेशन था, जो टॉप था, सॉरी जो अप था, उसको डाउन कर दिया। जो अप था उसको डाउन कर दिया। यहां पे 2 जो डाउन था उसमें से एक को अप कर दिया। अब यहां पे 2 अप हो गए, 1 डाउन रह गया। तो जो ओरिएंटेशन चेंज करने के पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन सकता है, उस बल का नाम है दुर्बल, उस बल का नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। इस बल का नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। तो वह फोर्स, वह बल जिसके कारण एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है या एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो सकता है, उसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो प्रबल नाभिकीय बल है, जो प्रबल नाभिकीय बल है, वह दुनिया का सबसे प्रबलतम बल है, यह सबसे शक्तिशाली बल है, सबसे प्रबलतम बल है। तो फिर यह दुर्बल नाभिकीय बल इसको कैसे बदल रहा है? देखो, दुर्बल नाभिकीय बल प्रोटॉन को खत्म नहीं कर रहा है, प्रोटॉन को तोड़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि इसने क्वार्क को अलग अलग कर दिया, क्वार्क को हटाया नहीं, इसने बस क्वार्क की जो ओरिएंटेशन थी उसको बदला, और ओरिएंटेशन बदलने के कारण यहां पर हमने देखा कि जो पदार्थ है वह बदल गया। पहले यह प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन में चला गया, या फिर न्यूट्रॉन था तो प्रोटॉन में चला गया। तो जो बल प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज कर दे या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर दे, उसका नाम होता है दुर्बल नाभिकीय बल।
यह जो है इसे बोला जाता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो यह है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स या दुर्बल नाभिकीय बल। अगर हम अरेंज करना चाहें तो ऐसे होगा कि सबसे ऊपर में आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल जो है वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल है। दूसरा जो बल है वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल जो है, जो विद्युत चुंबकीय बल है वो दूसरा सबसे शक्तिशाली है। तीसरे नंबर पे आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल है वह तीसरा सबसे शक्तिशाली बल है। और जो सबसे कमजोर बल है वह है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सबसे कमजोर है वह है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस चीज को, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना, यूपीएससी ने इसको लेकर सवाल पूछा था कि सबसे कमजोर बल कौन सा होता है। अब एक और चीज यहां पे बस सिंपल तरीके से समझ लो। ये हो गई स्ट्रेंथ की बात कि कौन कितना कमजोर है, कौन कितना ताकतवर है। अब आती है दूसरी बात कि कौन कितने दूर तक लग सकता है, किस फोर्स का प्रभाव, किस बल का प्रभाव सबसे दूर होगा। तो सबसे अधिक जो प्रभाव है वह ग्रेविटेशनल का होता है। अगर हम इसकी सीमा की बात करें कि कितने सीमा तक यह प्रभावित कर सकता है, कितने दूर तक यह प्रभावित कर सकता है, तो अगर हम उस हिसाब से बात करें कि इसके प्रभाव के हिसाब से बात करें, प्रभाव के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक जो प्रभाव डालेगा, सबसे अधिक जो प्रभाव डालेगा वह है ग्रेविटी। यह जो ग्रेविटी वाला जो है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा। इसके नीचे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल जो है उसका नंबर दूसरा आएगा। और इसके बाद दोनों आएगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह दोनों जो है इसका प्रभाव जो है वो बिल्कुल कम पे आता है। तो इनका जो दूरी है, इनकी जो सीमा है वो बहुत ही कम है। आप सोचो एक एटम के अंदर में, एक एटम जिसको आप देख नहीं सकते, उस एटम के नाभिक के अंदर, उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उसके केंद्र के अंदर में जो प्रोटॉन्स हैं, उस प्रोटॉन के अंदर में जो क्वार्क होगा उसके बीच में यह बल लगता है। यह जो हमारा बल है, जो हमारा नाभिकीय बल है, वो कहां लग रहा है? वो एटम पे भी नहीं लग रहा है, एटम के न्यूक्लियस में भी नहीं लग रहा है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है, वह प्रोटॉन बना है क्वार्क से, और उन क्वार्क के बीच का जो बल है उस बल का नाम है नाभिकीय बल, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, यानी दुर्बल हो या प्रबल हो। तो ये जो बल है ये बहुत ही छोटे स्केल पे, जिसको आप देख नहीं सकते, उस जगह पे लागू होता है। ग्रेविटेशन कहां लागू होता है? जहां तक आप देख भी नहीं सकते वहां पे भी ग्रेविटेशन लागू होता है। जहां तक आप देख भी नहीं सकते वहां भी ग्रेविटेशन लागू होता है। और जो नाभिकीय बल है वो वहां पे लागू होता है जिसको आप देख ही नहीं पाओगे कि इतना छोटा जगह है। यानी कि आपके एक स्किन में, आप सोचो आपका एक स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक कोशिका, उस कोशिका के अंदर में कई हजारों एटम मौजूद होंगे, कई हजारों परमाणु मौजूद होंगे, हजारों लाखों की संख्या में परमाणु मौजूद होंगे। आप अपनी एक कोशिका को नहीं देख सकते। जैसे आपके ब्लड का एक टुकड़ा गिरता है, उस ब्लड के एक टुकड़े में, एक जो ड्रॉप है, ब्लड के एक ड्रॉप में लगभग 200-250 मिलियन सेल होता है, यानी कि 200-250 20-25 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के अंदर में एटम होता है, जो अगेन हजारों करोड़ों की संख्या में होंगे। उन एटम के अंदर में न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, उसके अंदर में प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन के अंदर में क्वार्क होगा। तो आप सोचो कितने छोटे स्केल पे वो काम कर रहा है। मतलब हम सोच नहीं सकते उस छोटे स्केल पे ये काम कर रहा है। और अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो जहां तक आप सोच भी नहीं सकते वहां तक यह ग्रेविटेशन जो है वो प्रभाव डाल रहा है। तो ये इन दोनों के बीच के सीमा का अंतर है। आई होप ये चारों जो चीजें हैं वह क्लियर है आपको। क्लास 3 घंटे की है, 11 बजे तक है। पानी वानी लेके बैठ जाइए। क्वार्क तीन कम ज्यादा हो सकते हैं। देखो क्वार्क अगर कम ज्यादा होंगे ना तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बनेंगे। बाकी जो अलग अलग जो वस्तुएं हो सकती है वो बन सकती हैं, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 क्वार्क से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? आप परमाणु बम के बारे में पढ़ रहे हो। हाँ, सन जो है, जो हमारा सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है उसके बारे में भी हम लोग आज ही पढ़ेंगे, तो घबराए नहीं, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारे 4 बलों की बात। अब आते हैं कुछ नॉर्मल चीजें जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं और मुझे मालूम है कि ये आप सभी को मालूम है। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का गति का पहला नियम। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम,
और गति का तीसरा नियम। गति का पहला, दूसरा और तीसरा नियम। गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, या फिर जिसको हम न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम भी बोलते हैं। तो आखिर ये है क्या, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एग्जाम्पल के रूप में कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो गति का पहला नियम क्या कहता है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। गति का पहला नियम आप सभी लोगों ने अपने आसपास में महसूस किया है। मान लो आप किसी दिन बस में बैठ के, कार में बैठ के या बाइक पे बैठ के जा रहे हो। बाइक चल रही है या फिर बस चल रही है या कार चल रही है, तो जब तक वो चल रही है आप बिल्कुल सीधा बैठे हो। जैसे ही ब्रेक लगती है आप आगे की तरफ झुक जाते हो। मान लेते हैं कि जैसे आप चल रहे हो, एक अवस्था में है आप कि गाड़ी जो है वो लगातार चल रही है। गाड़ी में जैसे ही ब्रेक लगेगी आप आगे की ओर झुक जाते हो और आगे की ओर झुक जाते हो। फिर मान लो गाड़ी रुक गई और अचानक से गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। तो जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया फिर पीछे की तरफ बेंड करोगे। तो यही है बेसिकली आपका न्यूटन का पहला नियम, कि अगर कोई भी वस्तु किसी भी समय पर, मान लेते हैं कि रेस्ट में है, कोई भी वस्तु किसी भी समय पर रेस्ट में है, मान लो जैसे ये वस्तु है, ये बॉटल है, ये रेस्ट में है। अगर मान लो मैंने अपने हाथ को इधर किया तो आपने देखा कि ये बॉटल पीछे की तरफ गिर गया। जैसे मान लो ये वस्तु है, ये यहाँ पर रेस्ट में है, जैसे मैं अपने हाथ को आगे बढ़ाया आपने देखा कि ये पीछे की तरफ बेंड होता है। तो पीछे की तरफ जो बेंड हो रहा है, या फिर जैसे ये लगातार चल रहा है और मैंने रोक दिया, ये लगातार चल रहा था और मैं रोक दूं तो ये फिर आगे की तरफ बेंड होगा। और ये जो है वो हमारा न्यूटन का पहला नियम है या गति का पहला नियम है, कि अगर कोई भी वस्तु किसी भी समय स्थिर अवस्था में है, यानी रेस्ट में है, तो अगर कोई भी वस्तु चलना स्टार्ट करेगी तो वह एक तरीके से अपने मोशन को रेजिस्ट करेगी। यानी कि अगर कोई भी वस्तु रेस्ट पे है, कोई भी वस्तु स्थिर है, रेस्ट पे है, या कोई भी वस्तु अगर मोशन में है, मान लो पहले अगर कोई रेस्ट में है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो रेस्ट में है, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो है वो रेस्ट में है, और अचानक से अगर मोशन स्टार्ट होगा तो वह उसको रोकने की कोशिश करता है, या फिर अगर कोई पहले से मोशन में है और उसको रोका जा रहा है तो उस रोकने की अवस्था को भी चाहता है कि नहीं, हम रुके नहीं, हम चलते रहे। तो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। और इसी चीज को कहा जाता है गति का पहला नियम, जो आप सभी ने अपने आसपास में देखा है, बस में पीछे आना या बस में आगे की तरफ झुकना। तो ये गति का पहला नियम है कि अगर कोई भी वस्तु रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे बने रहना चाहेगी, यानी स्थिर है तो चाहती है कि वो हमेशा स्थिर अवस्था में ही रहे। अगर कोई गति की अवस्था में है तो चाहती है कि वो हमेशा गति की अवस्था में बनी रहे। तो अपनी अवस्था को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है, अपनी जो अवस्था है उस अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति, ये जो है अपनी अवस्था को जो बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है, इसी को हम बेसिकली बोलते हैं गति का पहला नियम, कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। इसी को गति का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि मान लो कोई भी वस्तु जो है, एक कॉन्सेप्ट आता है त्वरण का, एक्सिलरेशन या त्वरण। एक्सिलरेशन होता क्या है कि स्पीड कैसे चेंज हो रहा है, यानी किसी भी अगर हम किसी भी वस्तु की बात करते हैं तो उसका जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो गति है, वह कैसे परिवर्तित हो रही है समय के अनुसार, वह उसका एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाता है। एक्सेलरेशन या त्वरण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु की जो वेग है या उसकी जो गति है वह समय के अनुसार कैसे परिवर्तित हो रही है, कैसे बदल रही है, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं या त्वरण कहते हैं। अब गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वह वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के ऊपर जो बल लगाया गया है उस पर निर्भर करता है। वस्तु का जो द्रव्यमान है या वस्तु के ऊपर जो बल लगाया गया है उस पर निर्भर करता है। यानी कि इसमें बोला गया एक्सेलरेशन जो है वह फोर्स पे डिपेंडेंट है, जो त्वरण है वह बल पे निर्भर करता है, और एक्सेलरेशन जो है वह डिपेंड करता है उस वस्तु के द्रव्यमान पे भी, अब इसका एक कॉन्सेप्ट आप इसको जस्ट उल्टा करके देखो कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, फोर्स जो है वह मास पे डिपेंड करेगा। जस्ट आप उल्टा करके देखो कि किसी भी वस्तु पे जो बल लगेगा वह उसके एक्सेलरेशन पे यानी कि त्वरण पे और उसके मास यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अब ये तो हो गई फिजिक्स के फॉर्मूला की बात। अब आते हैं हम इसके एप्लीकेशन के बारे में। इसका एप्लीकेशन हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो आप सभी को मालूम है आईपीएल का सीजन चल रहा है। आपने देखा होगा जो अलग अलग जो फील्डर्स है वो कैच लेते हैं। जब भी वो कैच लेते हैं तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। जब भी वो बॉल को कैच करते हैं तो बॉल से हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं।
तो आखिर ये हाथ को पीछे की तरफ खींचने का कारण क्या है? कि मान लो अगर वह कैच लेकर वहीं पे अपने हाथ को बनाए रखे, तो उनके हाथ पे बॉल ऊपर से आ रही है, बहुत ही वेग से, बहुत ही गति से बॉल उनके हाथ पे आ रही है। और अगर उन्होंने अचानक से उस बॉल को रोक दिया, इंस्टेंटली उस बॉल को वहीं पे रोक दिया, तो पूरा का पूरा जो बल है वो उनके हाथ पर एक ही बार में लग जाएगा। पूरा जो बल है वो एक ही बार में उनके हाथ पर लगेगा, उनके हाथ में चोट लग सकती है और फिर एक मैच के बाद अगले 10 मैचों के लिए वो बाहर हो जाएंगे। तो ये एक समस्या होती है। अब इस समस्या से बचने का उपाय क्या है कि जैसे ही बॉल आ रही है, बॉल की कुछ गति है, तो बॉल को उसी समय ना रोककर बॉल को धीरे धीरे रोकते हैं। धीरे धीरे रोकने से क्या हुआ, बॉल एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे करके रुकी, तो जो बल है वो एक बार में लगकर धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो बल है वो एक ही बार में पूरा नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और इसके कारण हाथ में जो चोट, बहुत अधिक चोट लगने की जो संभावना है वह कम हो जाती है। तो फोर्स किस चीज पे डिपेंड किया? एक्सेलरेशन पे। गति को अगर हमने तुरंत रोक दिया, गति को अगर हमने तुरंत रोक दिया तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर हमने गति को तुरंत शून्य कर दिया, कि मान लो बहुत तेज से बॉल आ रही है, उसको हमने एक बार में रोक दिया, कि तो क्या हुआ, एक हाई स्पीड यानी बहुत तेज आवेश, बहुत तेज गति से आ रही बॉल को एक ही बार में हमने जीरो कर दिया। तो जीरो करने का मतलब अब ये एक्सेलरेशन यहां पे बहुत ही हाई होगा, एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही हाई होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए, यानी त्वरण को कम करने के लिए हम टाइम देते हैं। त्वरण जो है वो टाइम के लाइक, जितना अधिक टाइम होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा, जितना अधिक टाइम उतना कम एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमने टाइम बढ़ा दिया, हाथ को पीछे लिया, इसमें टाइम बढ़ गया, और टाइम जैसे ही बढ़ा अब त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है वो कम हो गया और अल्टीमेटली हाथ में चोट कम लगेगी। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। एक और एग्जांपल क्या है? एक और एग्जांपल क्या है कि मान लेते हैं, आपने देखा होगा कई बार लोग हाई जंप करते हैं, हाई जंप, जो ऊंची छलांग वाले जो लोग हैं, जो ऊंची छलांग लगाते हैं। तो हाई जंपिंग में क्या होता है कि जिस साइड वह कूदते हैं, जिस साइड वो कूदकर नीचे की तरफ आएंगे, आपने देखा होगा वहां पे गद्दा लगा होता है या वहां पे बालू रखा होता है, बालू रखा होगा या गद्दा रखा होगा। मान लो वहां पे बालू गद्दा ना हो, कंक्रीट फ्लोर लगा दे, सिर्फ वहां पे टाइल्स बिछा दे, या फिर वहां पे पत्थर रखी हो या कुछ भी रखी हो, तो अब क्या होगा कि अगर वह खिलाड़ी वो सीधे फर्श पे आके गिरता है, सीधे फर्श पे आकर गिरता है जिसपे कुछ भी नहीं लगाया गया हो, तो अगली बार फिर वो ऊंची छलांग लगा ही नहीं पाएगा, हाई जंपिंग में जा ही नहीं पाएगा, कि उसका बोन जो है, उसकी हड्डियां जो है वो टूट जाएंगे। तो अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि उधर साइड में, दूसरे साइड में स्पंज लगाया जाता है, गद्दे लगाए जाते हैं, ताकि जब वो व्यक्ति ऊपर से गिरेगा तो पूरा बल जो है वो एक ही बार में नहीं लगेगा। गद्दे पे गिरने का मतलब वो नीचे तक जाएगा, गद्दा जो है वो धसेगा, वह चेंज करेगा, जो स्पंज है वो नीचे की तरफ जाएगा, और उस व्यक्ति पे, उस खिलाड़ी पर एक ही बार में पूरा जो आवेश, पूरा जो बल है वो एक ही बार में उसके शरीर पर नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे लगेगा। और जब धीरे धीरे लगेगा तो उस व्यक्ति को जख्मी होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, उस खिलाड़ी की जो जख्मी होने की संभावना है वह कम हो जाती है। तो इसी चीज को न्यूटन के दूसरे गति के नियम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन अधिक होगा तो बल अधिक लगेगा, इसीलिए एक्सेलरेशन को कम किया जाता है, त्वरण को कम किया जाता है, ताकि बल कम लगे, फोर्स जो है वो कम लगे। और यही चीज न्यूटन के दूसरे नियम में कहा जाता है। आई होप ये दोनों क्लियर है आपको। सैफ, आप जो बोल रहे हो वो क्लास के लिए ठीक नहीं है, तो आप सोच लो, उसके बाद मुझे बोलना पड़ेगा ब्लॉक करने के लिए। देखिए, जो लोग बाकी बातें कर रहे हैं, मैं एक बार बात करता हूँ इंस्टीट्यूट में कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैट मंच दे दिया जाए, जिसपे आप बाकी सभी बातें करें, क्योंकि आप क्लास में तो बाकी और कुछ करते नहीं है। फॉर्मूला उल्टा कहाँ लिखा है? ये जो फॉर्मूला उल्टा लिखा है उसके बारे में आप बोल रहे हो? फॉर्मूला दोनों तरफ से लिखा जाता है बाबू। चलिए, क्लास 3 घंटे की है, क्लास 3 घंटे की है। अब आते हैं गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ, जिसको आप सभी ने कई बार उल्टे तरीके से समझा है। उल्टे तरीके से आपने इस तरीके से समझा है कि आप हमेशा बोलते हो कि न्यूटन का तीसरा नियम लगाएंगे कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी। बट ये क्रिया की प्रतिक्रिया आपको देनी नहीं होती, वो क्रिया की प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है। तो चलिए, गति के तीसरे नियम के बारे में आते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग बाकी सभी बातें कर रहे हैं प्लीज ना करें, क्योंकि फिर मुझे चैट डिसेबल करना पड़ेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा।
गति के तीसरे नियम की बात करते हैं। गति के तीसरे नियम में क्या कहा जाता है कि हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होगी। हर क्रिया की एक विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया जो है वह होती है कि कोई अगर क्रिया हो रही है, कोई अगर क्रिया हो रही है तो उसके विपरीत एक प्रक्रिया जो है, प्रतिक्रिया जो है वह होगी। एक विपरीत प्रतिक्रिया जो है वह भी हमें देखने को मिलती है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको आप एक बार समझना। इसका मतलब सीधा आप ये बॉटल और ये पेन से समझना कि मान लो मैंने इस बॉटल से, सॉरी इस पेन से इस बॉटल पे हिट किया, इस पेन से इस बॉटल पे मैंने हिट किया, इस पेन पे इस बॉटल पे मारा। तो मान लो इस पेन के जरिए मैंने इस बॉटल पे एक बल लगाया। मान लेते इस पेन के जरिए मैंने इस बॉटल पे एक बार बल लगाया, तो उसी समय में इस बॉटल के द्वारा भी इस पेन पे एक बल लगाया गया है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली उसी समय विपरीत दिशा में एक बल जो है वह काम करेगा। और यही होता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ नियम में कि मान लो एक बॉक्स है, एक ये बॉक्स जो है वो रखा हुआ है, यहां पे एक व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है जो है वो रखा हुआ है, यहां पे एक व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, यह जो व्यक्ति है इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का, न्यूटन आप सभी को मालूम है कि ये फोर्स का एक यूनिट होता है, कि 10 न्यूटन का एक बल जो है इस बॉक्स पे लगाया, इस बॉक्स पे इस दिशा में एक बल लगाया गया है इस व्यक्ति के द्वारा 10 न्यूटन का। ठीक उसी समय में इस व्यक्ति के ऊपर भी एक बल लगेगा, इस व्यक्ति के ऊपर भी एक बल लगेगा और वह भी 10 न्यूटन का ही होगा और वह अपोजिट दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ऐसा नहीं कि बॉक्स बाद में बदला लेने आएगा कि अच्छा तुमने उस समय मेरे ऊपर बल लगाया था तो मैं बदला लेने तुमसे आया हूं, नहीं, ये उसी समय में, बिल्कुल उसी समय में विपरीत दिशा में एक दूसरा बल ऑटोमेटिक ढंग से काम करता है। तो चालित ढंग से दूसरा जो बल है वह काम करेगा। तो अगर इस व्यक्ति ने इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ठीक उसी समय में यह जो बॉक्स है इस व्यक्ति पर 10 न्यूटन का फोर्स ऑटोमेटिक लगा चुका होता है। तो इसको ऐसा नहीं कि बाद में लगाने आना है। जैसे आप सभी इसका मिसयूज क्या करते हो कि जनरली बोला जाता है ना कि मान लो आपके कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने आपको एक थप्पड़ लगा दिया, तो आप बोलते हो कि नहीं क्योंकि तुम्हारी तरफ से एक क्रिया थी कि तुमने मुझे एक थप्पड़ लगाया तो मैं भी तुम्हें एक थप्पड़ लगा रहा हूं। तो वो न्यूटन का तीसरा लॉ नहीं हुआ, वो आपका अपना नियम है। जैसे अगर कोई मान लेते आपके फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने ऐसे ही हंसी मजाक में आपको एक थप्पड़ लगा दिया, तो जब आपके फ्रेंड आपको एक थप्पड़ लगा रहे थे तो उसके हाथ के द्वारा आपके ऊपर एक बल लगा और ठीक उसी समय में आपका जो शरीर है उसके थ्रू उस व्यक्ति के ऊपर भी एक बल उसी समय लग चुका है, उसी समय एक बल जो है वो लग चुका है। तो आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको एक थप्पड़ मारा आपके दोस्त ने तो आप न्यूटन का तीसरा नियम गलत कोट करके उसको भी एक थप्पड़ लगा दो, नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके फ्रेंड ने आपको हिट किया है तो ठीक उसी समय आपके बॉडी के द्वारा प्रतिक्रिया दे दी गई है, उसके हाथ पर भी चोट लगेगी। तो इसलिए आप इसका गलत इस्तेमाल मत करना कि न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें आपको फिजिक्स को हेल्प नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया जो है वो ऑटोमेटिक होती है, न्यूटन का ये तीसरा नियम है या गति का तीसरा नियम इसको बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहां है इसको देखते हैं। आप सभी ने देखा होगा रॉकेट वगैरह जो लॉन्च होते हैं, जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, रॉकेट लॉन्च करने में क्या किया जाता है कि मान लो ये हमारा रॉकेट है, ये हमारा रॉकेट है। आपने देखा होगा कि जब रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है तो रॉकेट के द्वारा भारी मात्रा में जो गैस है वह नीचे की तरफ निकलती है। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो भारी मात्रा में गैस जो है वो नीचे की तरफ जाती है और गैस के द्वारा पृथ्वी पर एक बल लगाया जाता है, उस गैस के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर एक बल लगाया जाता है और पृथ्वी इस रॉकेट के ऊपर में दूसरा बल लगाती है, पर एक बल लगाया जाता है और पृथ्वी इस रॉकेट के ऊपर में दूसरा बल लगाती है। पहले इस रॉकेट के द्वारा पृथ्वी पर एक बल लगाया गया। मान लो रॉकेट ने 500 न्यूटन का बल लगाया पृथ्वी के ऊपर गैस के माध्यम से। ठीक उसी समय में इस रॉकेट पर दूसरा बल लगाया जाएगा पृथ्वी के द्वारा जो उसको 500 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की ओर धकेलेगी और फिर यह ऊपर आसमान में जाएगा। तो जो बल लगता है वह पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है और हम जो बल लगाते हैं वो पृथ्वी के ऊपर लगाते हैं। तो यही नियम कहता है न्यूटन का, जब आप रॉकेट को लॉन्च करते हो तो ठीक ऐसे ही वह काम करता है। हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया देखने को उसी समय मिल जाती है। तो जैसे ही रॉकेट नीचे की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा ठीक वैसे ही जो पृथ्वी है वह रॉकेट पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं या फिर आपने पुलिस वाले को भी देखा होगा कि जब वो राइफल से कहीं पे शूट करते हैं, मान लो ट्रेनिंग चल रही है,
ट्रेनिंग में जब वो बंदूक चला रहे हैं तो आपने देखा होगा जब भी बंदूक चलती है बंदूक पीछे की तरफ आती है, बंदूक जो है वो पीछे की तरफ आती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, बंदूक के द्वारा उसमें जो गोली मौजूद थी उसके ऊपर एक बल लगाया गया। बंदूक के द्वारा, बंदूक में जो स्प्रिंग है उसके द्वारा उस बुलेट पे जो गोली थी उसके ऊपर एक बल लगाया गया। ठीक उसी समय जितना बल उस गोली पे लगा है उतना ही बल उस राइफल पे भी लगा है, उस राइफल पे भी उतना ही बल लगा है जितना कि उस गोली पे लगा था, और तभी वो राइफल जो है वो पीछे की तरफ आती है। अब हर एक बॉडी का अपना अपना मास होता है, उसके ऊपर जो फोर्स है, हमने क्या देखा, फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड करता है मास पे। फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है। फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, तो कितना मास है इस पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना है। तो अब देखो, और एक्सेलरेशन, गति जो है, जो गति है वह किस पे डिपेंड करेगी? इनवर्सली, इनवर्सली डिपेंड करती है मास पे। अभी हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में देखा ना कि ए जो है वो इनवर्सली है। तो जो छोटी सब वस्तु है, मान लो बुलेट है, छोटी जो वस्तु है बुलेट है, उसका मास बहुत कम है, तो उसका एक्सेलरेशन या स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगा और गोली जो है वो काफी तेजी से आगे निकल जाएगी। लेकिन जो बुलेट, जो राइफल है, उसका वजन अधिक है, राइफल का वजन अधिक है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कम हो जाएगा। तो इसी के लिए राइफल सेम गति से पीछे नहीं जाती। मान लो अगर दोनों पे सेम लगने लगे तो फिर क्या होगा? अगर कोई राइफल से शूट करेगा तो जितना तेजी से बुलेट जाएगी उतनी ही तेजी से पीछे राइफल जाता। तो फिर जो गोली चलाते उन्हीं को दिक्कत था कि गोली चलाएं या ना चलाएं। तो यहां पे क्या होता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मास पे। एक्सेलरेशन जो है उसका जो त्वरण है वह किस चीज पर निर्भर करेगा? मास पे। तो अगर मास कम है तो वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाएगी, और मास अधिक है तो उस पर एक्सेलरेशन कम होगा। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम और दूसरा नियम लगा के आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, ठीक वैसे ही रॉकेट के द्वारा पृथ्वी को नीचे की ओर धकेला जाता है, बट ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी अपनी कक्षा से हट जाएगी। पृथ्वी अपनी कक्षा पे रहेगी, पृथ्वी जहां है वहीं पे रहेगी, लेकिन रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों? रॉकेट का जो मास है, रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही नेग्लिजिबल है, शून्य है। तो पृथ्वी वहीं पे रहेगी, रॉकेट आसमान में चला जाएगा। तो ये न्यूटन का दूसरा और तीसरा नियम लगाकर आप समझ सकते हैं कि हमारे आसपास में चाहे वो गन हो या फिर रॉकेट हो, उसको कैसे लॉन्च किया जाता है। आई होप ये भी क्लियर है आपको। हाँ, गन से चोट भी लग जाती है, बिल्कुल। थर्ड लॉ सेकंड लॉ से मैच कैसे नहीं कर रहा है? गिल्ली डंडा में भी यही होता है, बिल्कुल। संतोष, देखो, थर्ड लॉ और सेकंड लॉ नहीं होता, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। सेकंड लॉ जो है वो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच के संबंध को दिखाता है, यानी कि बल और त्वरण के बीच के संबंध को दिखाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर है तो ग्रेविटी के बाद कैसे ईएमएफ? उस समय मतलब आपने ध्यान नहीं दिया है, उस समय मैंने बताया उसके रेंज के बारे में, उसकी सीमा के बारे में कि कितने दूर तक लगता है। एक साइड में लिखा हुआ था उसके शक्ति के बारे में कि कौन सबसे शक्तिशाली है, जिसमें हमने देखा पहले स्ट्रॉन्ग, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक न्यूक्लियर, और फिर आया था ग्रेविटेशन। इधर जो हमने दूसरे साइड में लिखा था उसमें लिखा था कि उसकी सीमाएं कहां तक है। तो ग्रेविटेशन बल जो है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी सीमाएं जो है वो लगभग अनंत के बराबर है। उससे थोड़ी कम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय बल की, और जो बाकी जो नाभिकीय बल है उसकी सीमा जो है वो काफी कम होती है। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन तो आप डेली देखते हो, जब आप बस में आगे की तरफ झुक जाते हो या पीछे की तरफ झुक जाते हो, तो ये आपका फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में। और गोली उल्टी या पीछे आ जाती है, अगर राइफल खराब होगा तो होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड टाइम के अनुसार कैसे बदल रहा है। एक्सेलरेशन या त्वरण का मतलब होता है कि स्पीड टाइम के अनुसार कैसे बदल रहा है। गति का दूसरा नियम, चलो गति का दूसरा नियम मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। गति का सेकंड नियम, गति का सेकंड नियम क्या है इसको बता देता हूं। गति का जो सेकंड नियम है उसमें जो बल का और जो त्वरण है उसके बीच का क्या रिलेशन है, इसके बीच का क्या संबंध है, इसको बताने की कोशिश की गई थी न्यूटन साहब के द्वारा। तो इसमें न्यूटन साहब ने बताया कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वह डिपेंड करता है फोर्स पे। जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, त्वरण जो है वह बल पे यानी फोर्स पे डिपेंड करता है। आप जितना अधिक फोर्स लगाओगे उतना अधिक एक्सेलरेशन होगा। जैसे आप समझो कि मान लो ये जैसे मान लेते हैं कि ये जैसे एक कोई भी वस्तु है। अगर हम इसको धीरे से ऊपर फेंकेंगे तो थोड़ी इसमें एक्सेलरेशन आएगी, जैसे हमने इसको धीरे से फेंका तो थोड़ी एक्सेलरेशन आई। अगर हम इसको तेज भेजेंगे,
अगर इसको हम तेज से फेंकेंगे तो इसमें और तेज गति आएगी। तो सबसे पहला तो गति का जो दूसरा नियम है वो यह बोलता है कि बल में और जो त्वरण है इसमें डायरेक्ट संबंध है। जितना अधिक फोर्स होगा उतना अधिक उसमें त्वरण होगा। त्वरण का मतलब होता है गति कितनी तेजी से परिवर्तित हो रही है। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि 0 से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आने में उनको 4-5 सेकंड लगते हैं। कुछ गाड़ियां होती हैं जिसको 0 से 60 किलोमीटर पर आवर आने में 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये उनके एक्सेलरेशन को दिखाता है। कोई बहुत तेजी, बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में अगर बहुत अधिक स्पीड को अक्वायर कर लेती है या बहुत अधिक स्पीड से 0 पे आ जाती है तो उसको एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। बट उसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के रूप में मानो कि मान लो कोई एक वस्तु है जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, और इसको एक ही बार में अगर हमने 1 सेकंड के अंदर में इसको 0 पे ला दिया, 1 सेकंड के अंदर में हमने अगर इसको 0 पे ला दिया, तो इसका मतलब हमने इस पे बहुत अधिक बल लगाया है। हमने इस पे बहुत अधिक बल लगाया है। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा कि 90 से एक ही बार में 90 माइनस 0/1, ये 90, मान लो इसको 90 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, इसको 90 मीटर पर सेकंड कर देते हैं। ये 90 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी और एक ही बार में हमने इसको 0 कर दिया, तो 90 माइनस 0/1 यानी 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी हो गई एक्सेलरेशन। और वहीं पे सोचो कि इस 90 से 0 लाने में अगर हमने 5 सेकंड का समय ले लिया, 90 से 0 लाने में हमने 5 सेकंड का समय ला दिया, तो अब क्या होगा 90 माइनस 0/5, और 90 माइनस 0/5 हो गया 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बार हमने 0 सेकंड के अंदर में हमने इसको, सॉरी 1 सेकंड के अंदर में हमने इसको 0 कर दिया स्पीड। तो इसमें क्या हुआ, यहां पे एक्सेलरेशन आया 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी त्वरण थी। दूसरे में हमने देखा कि 90 से 0 लाने में हमने 5 सेकंड का समय लिया, तो 90 माइनस 0/5 यानी अब इसकी जो त्वरण है वो 18 मीटर पर सेकंड हो गई। अब इस दोनों केस में देखो फोर्स किसमें अधिक होगा, फोर्स एक्सेलरेशन के बराबर है। तो ये मान लेते A1 और A2, यहां पे मान लेते A1 और A2। तो पहला जो F1 है वह किसके अनुपात में होगा, 90 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में। मान लेते दोनों का मास भी सेम है, मास जो है वो सेम है, m मान लेते हैं। F1 और F2 जो है उसमें मास जो है वो सेम है, तो एक जो है वो 90 से गुना होगा और एक जो है वो 18 से गुना होगा। तो किस पे अधिक बल लगा, मान लेते हैं इन दोनों का मास 10 kg है, तो 10 को आप मल्टीप्लाई कर दो 90 से और एक जगह 10 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से। फोर्स का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। तो एक में 10 गुने 90 लगा, दूसरे में 10 गुने 18 लगा। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक्सेलरेशन को कम कर रहे हैं तो फोर्स भी कम होगा, अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं तो बल भी अधिक होगा। यही चीज को बताया गया न्यूटन के दूसरे नियम के बराबर या न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार। तो इसी चीज को आप अप्लाई करो, दोबारा से सोचो कि जो एक तरीके से मान लो बॉल को कैच करते हैं कि कोई प्लेयर जो है वो बॉल को कैच कर रहा है, तो एक ही बार में अगर उसने, मान लो बॉल आ रही थी तेजी से, उसने एक ही बार में रोक दिया, तो क्या हुआ, यहां पे एक्सेलरेशन बहुत अधिक होगा, एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही अधिक होगा। ये 90 माइनस 0 नहीं, 0 माइनस 90 होता है। ये 0 माइनस 90 होता है, इसको आप उल्टा लिख लेना, 0 माइनस 90, 0 माइनस 90, नेगेटिव में है 0 माइनस 90। तो अब यहां पर देखो ये 10 गुने 90 यानी इसका जो मान होगा वो बहुत ही अधिक होगा, और ये 10 गुने 18 तो इसका मान जो है वो कम होगा। अगर मान लो बॉल को तुरंत रोक दिया तो अब हाथ पे जो बल है वो बहुत ही अधिक लगेगा, लेकिन वहीं पे धीरे धीरे रोका, 2-3 सेकंड का समय ले लिया, तो अब हाथ में जो बल लग रहा है वो कम हो जाएगा, हाथ पे जो बल लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो यही चीज बोला गया न्यूटन के दूसरे नियम के बराबर कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे है। तो इसको आप ऐसे भी लग सकते हो कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स पर निर्भर करता है। मास तो लगभग एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मास तो नहीं बदलेगा, ऐसा तो नहीं बॉल को आपने ऊपर फेंका तो 5 kg का था, नीचे आ रहा था तो 2 kg का हो गया, मास तो उतना ही रहेगा। तो इसमें यह बोला गया कि जो त्वरण है वो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके सीधा समानुपाती है, और या फिर आप बोल सकते हो कि बल जो है वो सीधा एक्सेलरेशन के समानुपाती है। तो यही चीज न्यूटन के दूसरे नियम में बताया गया। आई होप अब क्लियर है। तो स्लैब में तो पता था तुम ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे कि स्लैब वाले एग्जांपल में जिसको स्लैब लगता है उसको अधिक चोट लगती है। अब देखो आप, वो डिपेंड करता है ना कि आप कहां पे स्लैब लगा रहे हो, ठीक है। मान लो अगर उसने आपके पैर पे स्लैप लगाया तो हो सकता है उसके हाथ में ज्यादा चोट लग जाए, ओके, क्योंकि आपका पैर जो है वो मजबूत होगा। जनरली क्या होता है कि जब आपको जो थप्पड़ मारते हैं तो जनरली लोग आपके गालों पे थप्पड़ मार देते हैं। अब गालों पे जो त्वचा है वो थोड़ी कोमल होती है, तो यहाँ पे इसके कारण आपको लगता है कि चोट ज्यादा लगा है। चोट बराबर लगती है, आपकी सहने की जो क्षमता है वो अलग अलग जगहों की अलग अलग होती है। चोट तो उतनी ही लगती है, बट आपकी हर जगह सहने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है।
जैसे मान लो कई कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो लगातार पिटाई खाते हैं, तो एक समय के बाद ऐसा आता है कि उनको कोई एक थप्पड़ लगा भी दे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने इतनी पिटाई खा ली है कि उनकी जो त्वचा है वो मजबूत हो गई है, ठीक है? तो उस पर डिपेंड करता है। चलिए, अब आते हैं ये न्यूटन के 3 नियम के बाद एक और जो नियम है, सॉरी एक और जो बल है, वह हमारा घर्षण का बल या जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक हमारा और फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण का नियम, घर्षण बल।